हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो जितने भी 17 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसके नोट्स जरूर बनाते जाइएगा दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो आपको आपके एग्जाम के समय परेशानी नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है इसका 16 नवंबर को। तो दोस्तों हर साल 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रेस के महत्व को पहचानना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि प्रेस की जिम्मेदारी क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारे देश में मीडिया है या जो प्रेस है उसकी जिम्मेदारी क्या है इस देश के लोकतंत्र के लिए। तो इसको पहचानने के लिए और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। देखिए ये तो बात हुई राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, तो ये तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये 3 मई को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, ठीक है। और दोस्तों एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्तों भारत की रैंक 150 थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। कितनी हो गई दोस्तों? 8 अरब। इससे पहले 1974 में 4 बिलियन यानी 4 अरब हुआ करती थी, लेकिन इन 48 सालों में पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8 अरब यानी 8 बिलियन हो गई है। यानी कुल मिलाकर के 48 सालों में भारत की जो जनसंख्या है वो 4 मिलियन से 8 मिलियन हो गई है, यानी 2 गुनी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुमान लगाया है कि 2030 तक इस पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8.5 अरब हो जाएगी। 2050 तक 9.7 अरब और साल 2100 तक 10.4 अरब हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा पेश किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट में। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा और वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों अभी दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश जो है वो चाइना है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर भारत का है। लेकिन 2023 तक भारत जो है वो चाइना से आगे निकल जाएगा और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। देखिए कोंगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया की जो जनसंख्या है साल 2050 तक आधे से अधिक बढ़ जाएगी। तो ये इस रिपोर्ट में अभी हाल ही में बताया गया है। दोस्तों यहां पर जनसंख्या की बात आई है, तो चलिए जनसंख्या से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। देखिए 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी भारत की। तो दोस्तों 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी बताई गई थी? 121 करोड़ बताई गई थी, जो कि पूरी दुनिया का 17.70% था। ठीक है, यानी 17.70% जनसंख्या जो है वो इंडिया में रहती है। देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय भारत की जनगणना हुई थी। लेकिन 10 सालों के अंतराल में जो जनसंख्या शुरू हुई थी वो 1881 से शुरू हुई थी। यानी 1881 से हर 10 साल में भारत की जनसंख्या की जो जनगणना है वो शुरू हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला जो स्टेट है वो कौन है? याद रखिएगा, वो है सिक्किम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप नोट जरूर करिएगा।
अगला प्रश्न है MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो अभी हाल ही में इन चारों लोगों को भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ का एक आयोग है जिसका नाम होता है एथलीट आयोग। तो इस एथलीट आयोग में MC मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज हैं, PV सिंधु यह एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं और गगन नारंग दोस्तों ये कौन है? शूटर हैं। तो इन सभी को जो भारतीय ओलंपिक संघ का एथलीट आयोग है उसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोग की बात करें तो इसमें 10 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 पुरुष और 5 महिलाएं होती हैं। अन्य सदस्य कौन कौन हैं? तो ओलंपियन शिव केशवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, पेसर यानी तलवारबाज भवानी देवी, रोवर बजरंग लाल, पूर्व शॉट पुटर ओम प्रकाश सिंह कहराना। तो ये अन्य सदस्य हैं इस एथलीट आयोग के। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की बात आई है तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ नाम आए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर शरद कमल का नाम आया है। तो दोस्तों कल हमने इनका क्वेश्चन डिस्कस किया था। शरद कमल को अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, और फिर भवानी देवी का नाम आया है। तो भवानी देवी जो है वो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत की तरफ से एकमात्र तलवारबाज थी। और यहां पर बात आई है मीराबाई चानू की। तो दोस्तों मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीता था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे चुना गया है? तो दोस्तों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं अरविंद विरमानी। कौन चुने गए हैं? अरविंद विरमानी। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। दोस्तों विरमानी ने वित्त मंत्रालय में 2007 से 2009 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। ठीक है, यहां पर बात आई है दोस्तों नीति आयोग की। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और यह भारत सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएगा। वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर जो हैं इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। दोस्तों 11 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। तो ये आप याद रखिएगा। 14 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया है? तो 14 नवंबर को हमने बाल दिवस मनाया है। किसकी याद में मनाया है बाल दिवस? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा 1996 में की गई थी। देखिए दोस्तों यूनेस्को ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मदनजीत सिंह पुरस्कार की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मदनजीत सिंह जो पुरस्कार है वो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। आज हम वर्तमान में कौन क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यश वर्धन सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? PC मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? अजीत डोभाल।
मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, यानी आपको हमारे ऐप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर भी आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल पर जाना है, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को बेंगलुरु में टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो इसमें 20 से अधिक उत्पादों को लॉन्च किया गया है। इस सम्मेलन में 575 से अधिक प्रदर्शक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई थी, और विभिन्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रदर्शनी थी उनको इसमें शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, कुछ सम्मेलन की बात करते हैं तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? कोची में होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने वाला है 2023 में। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहां पर किया गया था? कर्नाटक में। और 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित होगा? नांडी शहर में आयोजित होगा, जो कि फिजी देश में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पैसा अधिनियम को लागू किया है? तो दोस्तों, ये पैसा अधिनियम है क्या? चलिए इसको हम समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस राज्य ने इस अधिनियम को लागू किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पैसा अधिनियम को लागू किया गया है। ठीक है, पैसा नहीं है, मतलब मनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पैसा अधिनियम की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार कानून, जिसे हम पैसा कानून बोलते हैं, उसको लागू किया है। दोस्तों, इस कानून का उद्देश्य है ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार भी देता है। दोस्तों, पैसा अधिनियम 1996 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो पैसा अधिनियम है ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू हुआ है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये अधिनियम लागू होगा वहां पर जो आदिवासी ग्राम पंचायतें होंगी या आदिवासी पंचायतें होंगी, उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे। मान लिया, एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। देखिए, जंगल पर अधिकार आदिवासियों का है। अगर कोई जंगल की उपज है और उसके रेट अगर आदिवासियों को कम मिल रहे हैं, तो आदिवासियों की जो पंचायत होगी या जहां पर ये अधिनियम लागू होगा वहां की जो पंचायत होगी वो रेट तय कर सकती है, उसे रेट तय करने का अधिकार होगा। ठीक है, और फिर उसी रेट पर वो अपना दाम, अपनी जो उपज है उसको बेचेंगे। ठीक है, मान लिया कोई गलत कार्य हो रहा है उनकी पंचायत के आसपास, तो वो पंचायत बैठेगी और उस पंचायत को अधिकार होगा उस गलत कार्य को रोकने का। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आदिवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इस अधिनियम के तहत। तो छत्तीसगढ़ में भी लागू है, तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में लागू है, तेलंगाना में लागू है, मध्य प्रदेश में तो है ही, झारखंड में लागू है। तो इस प्रकार से भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये अधिनियम लागू है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है भोपाल है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। कहां पर किया है दोस्तों? हैदराबाद में। तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे
500 संगठनों की लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो यह भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है और इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जाता है, याद रखना है आपको, कैच द रेन अभियान। ठीक है। और जो जल शक्ति मंत्रालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, भारत की रैंक है 8। कौन सी रैंक है? 8 है। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 2 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 और 2021 में भारत की रैंक 10 हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों। और जबकि 2020 में भारत की रैंक 9वें स्थान पर थी। डेनमार्क और स्वीडन इस सूचकांक में टॉप पोजीशन पर हैं। दोस्तों, इस सूचकांक में 59 देशों और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया था, जो कि दोस्तों मिलाकर के 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करते हैं। यानी ये जो 59 देश हैं और जो यूरोपीय यूनियन है, ये पूरी दुनिया की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका ये 90% से अधिक उत्पादन करते हैं। दोस्तों, पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का प्रकाशन 2005 में किया गया था। और इसे कौन लॉन्च करता है या कौन प्रकाशित करता है? तो जर्मन बॉच के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विवेक जोशी को। तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया है, यानी डायरेक्टर बनाया है। बोर्ड प्राथमिक रूप से केंद्रीय बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यह जो बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड, ये बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। बोर्ड में 15 सीटें हैं, जिनमें से 5 आधिकारिक निदेशक हैं और 10 गैर सरकारी निदेशक हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐप डाउनलोड कर लें। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये सभी उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप अपना फीडबैक दें, किस प्रकार से आपको ये करंट अफेयर्स लगता है और क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं, तो ये सभी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।